बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। लास्ट लेक्चर तक हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना सीख लिया था। उसके बाद का जो स्टेप है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का है अपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से। तो इसमें जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके कोर्स के मुताबिक जो प्रिपेयर करेंगे वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट ये दोनों सेम चीज़ें हैं। इनको बस बनाने का इनका परफॉर्मा डिफरेंट होता है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक कन्वेंशनल अप्रोच है, पुरानी अप्रोच है। मॉडर्न वे में आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। और ये जो अकाउंट है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये जस्ट एक लेजर की तरह वर्क करता है बिल्कुल ही। इसमें कुछ चीज़ें आप डेबिट साइड पे लिखते हैं, कुछ चीज़ें क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, फिर डेबिट बैलेंस में से क्रेडिट को लेस करते हैं या क्रेडिट के बैलेंस में से डेबिट को लेस करते हैं। और जो अ, छोटी साइड होती है उस साइड पे ऑपोजिट साइड का बैलेंस लिख दिया जाता है, बिल्कुल जैसे आप एक लेजर अकाउंट में करते थे। फिर आप इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को समझ लेते हैं कि ये आप ड्यूरिंग द पीरियड यानी एक पीरियड के लिए प्रिपेयर करते हैं, जो कि एक पूरे महीने के लिए हो सकता है, पूरे क्वार्टर के लिए हो सकता है, 6 महीनों के लिए हो सकता है, साल के लिए हो सकता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जिसको आप स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स या स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी कहते हैं, ये प्रिपेयर करेंगे। और बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पुराना नाम बैलेंस शीट, नया नाम जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये आप प्रिपेयर करते हैं एज एट या एज ऑफ, यानी एक पर्टिकुलर डेट के लिए, एक डेट के लिए, पीरियड के लिए नहीं, सिर्फ एक डेट के लिए, जो कि कल की डेट भी हो सकती है, आज की डेट हो सकती है, 1 महीने पुरानी डेट हो सकती है, 1 साल पुरानी डेट हो सकती है। लेकिन ये उस एक डेट, उस पर्टिकुलर डेट पर ही आपको आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। जैसे मैं आज के दिन की बनाऊंगा तो मैं 15 सितंबर 2024 को मेरे बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी मैं वो निकाल रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में तमाम आप वो आइटम्स लेते हैं जो कि डायरेक्टली लिंक करती हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग प्रोसेस से। इसकी एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड पे आप ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, परचेजेस मेड ड्यूरिंग द पीरियड, पूरे एक पीरियड के दौरान में जितनी आपने परचेजेस की होंगी वो लेंगे। और सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी वो एक्सपेंसेस जो कि आपने आइटम को परचेज करने से लेकर अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी या फिर अपने वेयर हाउस तक लाने तक जितना भी खर्चा किया है वो आपका सारा का सारा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा। फिर क्रेडिट साइड पे आप इसके लेते हैं सेल्स मेड ड्यूरिंग द पीरियड और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब इसका मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ कि आप इसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक ये चीज़ें क्यों ले रहे होते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। बेसिकली आपको चाहिए होता है आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली आपको चाहिए होता है आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी जितनी चीजें आपने बेची हैं उनकी कॉस्ट क्या थी, वो मैंने ली कितने की थी, ताकि मैं देखूं तो सही मुझे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। तो इसलिए आप यहाँ पर ये तीनों चीजें लेते हैं। जब आप ओपनिंग स्टॉक लेते हैं, यहाँ पर मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू थी कोई 10,000, मैंने परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड कर ली कोई 15,000 की। और तो मेरे पास टोटल अवेलेबल फॉर सेल चीजें कितनी आ गई? 25,000 रुपये की चीजें मेरे पास इस टाइम पड़ी हैं, जिनकी कॉस्ट 25,000 है। मैं ये चीजें सेल करने के काबिल हूँ, जो कि मैं कोई भी प्रॉफिट मार्जिन रख के, तो मैं 30,000 की भी सेल कर सकती हूँ ये चीजें, 35 की भी, 40 की भी, जो भी मेरा प्रॉफिट मार्जिन मैं रखना चाहता हूँ। तो फिर इसमें से मैं लेस कर देता हूँ अपना क्लोजिंग स्टॉक, यानी उस पीरियड के दौरान मेरे पास चीजें जो अवेलेबल आ गई थी वो 25,000 की थी। अब पीरियड के एंड पे मेरे पास तकरीबन 5,000 रुपये की चीजें, जिनकी कॉस्ट 5,000 थी, वो चीजें बच गई। तो जब मैं इन अवेलेबल फॉर सेल में से चीजें
लेस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक की, तो अल्टीमेटली मेरे पास मेरी कॉस्ट ऑफ सेल निकल आएगी कि जो चीजें मैंने बेच दी हैं उनकी कॉस्ट क्या थी। अब वो चाहे मैंने बेची हो चीजें 35,000 की, लेकिन उनकी कॉस्ट क्या थी, 20,000। अब उन पे जो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 15,000 का। तो इसलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं, ताकि हम अपनी कॉस्ट ऑफ सेल निकाल सकें। बेसिकली हमारा जो मकसद होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स लेने का होता है, इसलिए हम ये तीनों चीजें अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेंशन करते हैं। तो वापस चलते हैं अपनी स्लाइड पे। ये मैंने आपको बता दिया ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से बिल्कुल ही आगे आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें आप अपने तमाम इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस ले लेते हैं। इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस से मुराद वो इनकम और एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली रिलेट नहीं करते आपके मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग प्रोसेस से। मींस वो इनकम्स जो कि डायरेक्ट, जो कि जिन जिन चीज़ों का आप, जो कि आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटी नहीं है, जो कि आपकी प्रिंसिपल एक्टिविटी नहीं है लेकिन आपको कुछ अदर सोर्सेज से इनकम हो रही है, तो आप उसको इनडायरेक्ट इनकम कहते हो। और वो एक्सपेंसेस तमाम आपके इनडायरेक्ट होते हैं, जो कि आपके वेयर हाउस से या आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से लेकर क्लाइंट तक चीज़ें पहुंचाने तक, अपने कस्टमर तक चीज़ें पहुंचाने तक, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। एक एक्सपेंसेस वो हो गए जो कि आपने चीज परचेज करने गए, और उस परचेज करके चीज को ला कर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में आपने उस पर मजीद कुछ खर्चे किए, या फिर अपने वेयर हाउस में ला के रखा, वहां तक के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वेयर हाउस या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तक के, वो सारे के सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। और फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से जब वो चीज़ें, या वेयर हाउस से जब वो चीज़ें निकलती हैं और फाइनल कस्टमर तक आपके पहुंचती हैं, क्लाइंट तक पहुंचती है, तो वहां तक के जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे इनडायरेक्ट होंगे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके डिस्काउंट अलाउड आप दे देते हैं अपनी सेल्स पे। रिपेयर मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ ऑफिस की बिल्डिंग के सैलरीज होती हैं, ऑफिस के स्टाफ की रेंट होता है ऑफिस बिल्डिंग का, प्रिंटिंग, और कुछ जनरल एक्सपेंसेस होते हैं ऑफिस में जो आप कर रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे आपके डेबिट साइड पे आप ले लेंगे, और क्रेडिट साइड पे तमाम इनडायरेक्ट इनकम्स आ जाएंगी, जिसमें कमीशन रिसीव होगी, डिस्काउंट रिसीव होगा या इंटरेस्ट रिसीव होगा। नेक्स्ट आप बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए, अच्छा, ये जो आपको मैंने लिस्ट ऑफ अकाउंट्स बताई थी ना, इन लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में ये जो आपका एक्सपेंस का अकाउंट और इनकम के आइटम्स जो हैं, ये सारी की सारी आपकी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेट करती हैं, ये दोनों चीज़ें। और इधर आपका इक्विटी एसेट और लायबिलिटी जो है वो सब के सब, ये सारे अकाउंट आपके बैलेंस शीट में आते हैं। ये दोनों आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अकाउंट आएंगे सारे। ये आपके तीनों अकाउंट, आपके इसमें जितने भी अकाउंट्स हैं ये आपके जाएंगे बैलेंस शीट में, जो कि इक्विटी एसेट और लायबिलिटी का है। और पीछे अगर मैंने आपको बताया हो कि मेरे ख्याल से अकाउंटिंग इक्वेशन पे हमने बात शायद वर्बली की थी, मैंने इसमें उसको मेंशन नहीं किया। चले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि बैलेंस शीट का मतलब क्या है। बैलेंस शीट का मतलब ये है कि आपकी एक साइड होती है एसेट साइड, जो कि हमेशा हमेशा बराबर होगी आपके इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, इक्विटी प्लस लायबिलिटीज की। बैलेंस शीट में आप दो साइड्स बना रहे होते हैं, एक एसेट की साइड होती है, एक इक्विटी और लायबिलिटी की। चाहे आप लेफ्ट साइड पे एसेट की एक साइड को बना लो या राइट साइड पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फर्क जिस चीज से पड़ता है वो ये है कि आपकी एसेट मस्ट बी इक्वल टू दी इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो ये आप अपने बनाते हो बैलेंस शीट में, और साइड्स को अपने इक्वल करते हो। फिर ये मैंने एक परफॉर्मा दे दिया कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो मैक्सिमम आपकी चीज़ें आ सकती हैं वो ये होंगी। डेबिट साइड पे आप अपना ओपनिंग स्टॉक लोगे, परचेजेस लोगे, उसमें से रिटर्न्स अगर कोई हुई होंगी तो लेस करोगे। कैरेज इनवर्ड वेजेस जो आपके वेयर हाउस या जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में जो काम हो रहा है उसके जो आपके वर्कर्स की जो वेजेस हैं वो सारे इसमें आएंगी। कोल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी आपके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, फिर फ्रेट इन, फिर कार्टेज, एक्साइज,
जो भी इससे रिलेट कर रहा होगा, तो फिर इसे आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो जो कि डेबिट साइड पे लिखते हैं। और अगर लॉस हो तो वो आप अपनी क्रेडिट साइड पे लेते हैं, लॉस लॉस प्लस सेल्स प्लस उसमें से माइनस कर देते हैं सेल्स में से सेल्स रिटर्न, फिर क्लोजिंग स्टॉक इस साइड पर लेते हैं। और ये देखा आपने जो मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग स्टॉक में आप परचेजेज ऐड करोगे और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दोगे, तो आपका अल्टीमेटली पर्पस ये है कि आपने अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स लेनी है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक परफॉर्मा है, मैक्सिमम मैक्सिमम इसमें यही चीज़ें आएंगी। फिर एक बैलेंस शीट का परफॉर्मा है। बैलेंस शीट में आप एक साइड पे अपनी कैपिटल और लाइबिलिटीज को ले लेते हो, एक साइड पे एसेट्स को ले लेते हो। पहले आप अपने एसेट साइड पे फिक्स एसेट्स को शो करवा देते हो, फिर करंट एसेट्स को करवा देते हो शो। और उसका टोटल जो है आपका हमेशा लाइबिलिटी में आप पहले कैपिटल को लेते हो, फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, फिर करंट लाइबिलिटीज। तो उसका टोटल लाइबिलिटी और इक्विटी साइड का जो टोटल है वो हमेशा आपके एसेट साइड के टोटल के इक्वल होना चाहिए, फिर ही आपका क्वेश्चन ओके होगा, अदरवाइज नहीं। तो अब जो लास्ट लेक्चर में हमने बनाया था एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, मैं उससे आपको आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आपकी बैलेंस शीट बनाकर दिखाऊंगा कि किस तरह से आप ये बनाते हैं और उसको इक्वल करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं। मुझे इसके लिए यहाँ तक चाहिए होगी जगह। इसको मैं कह देता हूँ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें बिल्कुल ऐसे अकाउंट्स आप यहाँ पर लेंगे डिफरेंट, या आप उसको कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन। फिर उसकी डेबिट साइड होगी, डेबिट। ये मैंने एक कॉलम छोड़ा है वर्किंग के लिए, अगर कोई वर्किंग करनी पड़ जाती है तो। और फिर इसी तरह से क्रेडिट साइड की डिस्क्रिप्शन होगी और उसकी क्रेडिट साइड होगी। थोड़ा सा मसला हो रहा है इसमें मेरे कीबोर्ड में, आई थिंक। अच्छा, तो यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बना लूंगा और इसके नीचे यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, मुझे शायद यहाँ तक की जगह की जरूरत पड़े। इसके नीचे मैं बना लूंगा अपनी बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में मैं इस साइड पे अपने कैपिटल एंड लायबिलिटीज ले लेता हूँ। इधर मैं अमाउंट ले लूंगा उसकी, और यहाँ पर मैं अपने एसेट्स के अकाउंट लूंगा और यहाँ पर उसकी अमाउंट। तो जो मेरा यहाँ पर टोटल आएगा वो मेरा बराबर होगा इस साइड के। और उसका डिफरेंस मैं चले निकाल लेता हूँ कि अगर कोई डिफरेंस साथ साथ निकले तो वो यहाँ पर निकले, जिसको मुझे ठीक करना पड़े तो मैं कर लूँ। इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। ये मैंने इसकी फॉर्मेटिंग भी कर दी। अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा अकाउंट है कैश अकाउंट। अच्छा, इसमें अब देखें, मुझे मैंने चूंकि अपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से बनाना है तो मुझे ना एडजस्टमेंट्स की जरूरत है ना अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की जरूरत है, तो मैं इसको हाइड कर दूंगा ताकि वो भी हाइड होगी, साथ में अकाउंट्स भी हाइड हो गए हैं। अच्छा, यहाँ तक इसको मैं हाइड कर दूंगा। और इससे यहाँ से मैं अपना एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से मैं अपनी स्टेटमेंट्स बनाऊंगा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से नजर आ जाए। सबसे पहले मेरे पास अकाउंट है कैश अकाउंट, जिसका कि यहाँ पे डेबिट बैलेंस बता रहा है। मैं अपना कैश अकाउंट जो है एसेट में यहाँ पर मैं शो करवा देता हूँ कि इसके ऊपर कोई अगर मेरे फिक्स एसेट्स आए तो मैं उसको ऊपर ले लूंगा। तो कैश अकाउंट मैंने अपना ले लिया यहाँ पर, जिसकी वैल्यू कितनी थी, मेरे कैश अकाउंट की वैल्यू थी 10,650 इसकी अमाउंट थी। उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल, ये भी एक करंट एसेट का अकाउंट होता है, इसको मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। अकाउंट्स रिसीवेबल एक मेरी बैलेंस शीट में आता है।
अकाउंट्स रिसीवेबल, ये 7400 है। नीचे आप देखेंगे डिफरेंस एक कैलकुलेट होना शुरू हो गया है। ठीक है, ये आपका डिफरेंस एक कैलकुलेट हो रहा है, इसको आपने जीरो करना होता है। तो अकाउंट्स रिसीवेबल मैंने ले लिया अपना दूसरा अकाउंट। फिर सप्लाईज ऑन हैंड, ये भी मेरा एक, ये साथ में देखे मैंने अकाउंट लिखे भी हुए हैं, कैटेगरी डिफाइन भी की थी आपको लास्ट लेक्चर में कि ये कहाँ कहाँ किस किस कैटेगरी में आते हैं। तो ये एसेट में आता है। तो ये था मेरा तीसरा अकाउंट, सप्लाईज ऑन हैंड। ये मेरा एक एसेट अकाउंट है, इसकी वैल्यू है 900। फिर मेरे पास आता है एक प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी मेरा करंट एसेट होता है। इसको भी मैं प्रीपेड इंश्योरेंस को लिख लूंगा 2200 से यहाँ पे। फिर मेरा प्रीपेड रेंट है, वो भी मेरा करंट एसेट है। तो इसको मैं लिख लूंगा 22, सॉरी, प्रीपेड रेंट जो है वो 39,600 से है। तो इसको मैंने यहाँ पर ले लिया। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो हमेशा हमेशा आपके फिक्स एसेट में से लेस होती है, क्योंकि मैंने बताया था आपको ये कॉन्ट्रा अकाउंट होता है एसेट का। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसको मैं अपने एसेट्स में से लेस करूंगा। अगर मेरा कोई एसेट यहाँ पे दिया हुआ है जो कि दिया होना चाहिए, लेकिन आई थिंक कि लास्ट अकाउंट ट्रायल बैलेंस बनाते हुए मैंने कोई देखा नहीं था एसेट का अकाउंट, लेकिन फिर भी ये हमारे एसेट में से लेस होगा, तो ये 50 को मैं लेस यहाँ पे शो करवाऊंगा। फिर नेक्स्ट है मेरा ड्राइंग्स, ये मेरे कैपिटल में से लेस होता है। ड्राइंग्स मेरे कैपिटल में से लेस होता है, तो ये कॉन्ट्रा अकाउंट है, इसको भी मैं नेगेटिव में शो करवाऊंगा। फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट अकाउंट है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ये एक एक्सपेंस अकाउंट है, इसलिए इसको मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करवाऊंगा। और ये एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस जो है ना, ये आपके होते हैं, ये आपके डायरेक्टली लिंक नहीं करते आपके मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग प्रोसेस से, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करवाएंगे। ऊपर हम बनाएंगे अपना ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे हम अपना बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को मैं शो करवाऊंगा अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। फिर उसके बाद है मेरा गैस एंड ऑयल का, इसको मैंने यहाँ पर 680 ले लिया। फिर मेरा सैलरीज के एक्सपेंसेस हैं, ये भी मेरे इनडायरेक्ट होते हैं। वेजेस के अगर होते तो वो मैं अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट में ले लेता। यूटिलिटीज के एक्सपेंसेस, ये भी मेरे इनडायरेक्ट होते हैं 150। फिर रेंट का एक्सपेंस, ये भी मेरा इनडायरेक्ट होता है, इसको मैं यहाँ पर ले लूँगा। तो रेंट के एक्सपेंसेस 400। फिर सप्लाईज एक्सपेंसेस हैं, ये भी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये ऑफिस की सप्लाईज होती हैं, तो ये 500 से यहाँ पर आ जाएगा। फिर मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ये भी मेरा इनडायरेक्ट होता है, 50 से आ जाएगा। फिर मेरे जगह कम पड़ गई है, चलें इसको यहाँ पर बना लेते हैं। ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन अभी मैंने लिया है। उसके बाद है मेरा इंश्योरेंस का एक्सपेंस, तो ये मेरा इंश्योरेंस का एक्सपेंस आ जाएगा मेरे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 200। यानी जितने भी एक्सपेंसेस हैं मैं सारे लिस्ट डाउन करता हूँ यहाँ पर, इस फॉर्मेट में उतारता हूँ बस। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल ये मेरा एसेट है, और रिसीवेबल सारे के सारे आपके करंट होते हैं, करंट एसेट होता है। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल आपका 600 यहाँ पर आ जाएगा। अकाउंट्स पेबल आपकी करंट लाइबिलिटीज होती हैं, जितने भी रिसीवेबल और पेबल के अकाउंट होते हैं ना, ये आपके या तो करंट एसेट होते हैं या करंट लाइबिलिटीज होते हैं। तो अकाउंट्स पेबल जिनको आपने विद इन 1 ईयर पेमेंट करनी होती है, तो विद इन 1 ईयर के जितने भी आपके होते हैं एसेट या लाइबिलिटी के अकाउंट, वो करंट में शुमार होते हैं।
तो अकाउंट्स पेएबल आपने विद इन 1 ईयर ही पे करना होता है अपने वेंडर को। कोई वेंडर ऐसा नहीं करता, कहता कि चल यार तू मुझे 2 साल में पेमेंट दे दी, 3 साल में, 5 साल बाद पेमेंट देती है, ऐसा नहीं होता। बल्कि जो क्रेडिट होती हैं आपकी वो या तो 1 मंथ की होती हैं या फिर मैक्सिमम 3 मंथ्स की होती हैं, इससे ज़्यादा की नहीं होती। तो अकाउंट्स पेएबल की वैल्यू है 3130, ये मैंने यहाँ पर ले ली। सॉरी, इसको मैंने यहाँ पर लेना है क्योंकि ये तो मैंने वर्किंग के लिए बनाया था, 3130। और फिर फी रसीव्ड, सर्विस फी रसीव्ड इन एडवांस, ये भी आपने विद इन 1 ईयर एडजस्ट करनी होती है, जो कि आपकी लाइबिलिटी है। सर्विस फी रिसीव्ड इन एडवांस मीन आपने, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये वो फीस होती है जो कि आपने अर्न नहीं की होती लेकिन आपने रिसीव कर ली होती है, तो ये आपकी लाइबिलिटी होती है। सर्विस फी रिसीव्ड इन एडवांस, इसकी वैल्यू है 3000। फिर नेक्स्ट अकाउंट है कैपिटल स्टॉक, ये आपका कैपिटल में आएगा। कैपिटल स्टॉक आपके इक्विटी सेक्शन में आता है, ये ऊपर हम इक्विटी सेक्शन बना रहे हैं, नीचे लाइबिलिटीज। तो कैपिटल स्टॉक आपका 50,000 से आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका सर्विस रेवेन्यू। अब आपने रेवेन्यूज रिकॉर्ड करने हैं। सर्विस रेवेन्यू आपका डायरेक्ट आपकी ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से रिलेट करता है, ये आपने लाजमी याद रखना है। सर्विस रेवेन्यू को मैं बुक कर लूंगा यहाँ पर, जिसकी अमाउंट कितनी थी, सर्विस रेवेन्यू की अमाउंट है 13,200। 13,200 ये मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया। फिर सैलरीज पेएबल आपकी लाइबिलिटी है। सैलरीज पेएबल 180 से, 180 से मैंने अपनी लाइबिलिटीज पे ले लिया। और इंटरेस्ट इनकम, अब ये इंटरेस्ट इनकम मुझे कोई हुई, या ये मेरा मेन प्रिंसिपल एक्टिविटी नहीं है बिजनेस की, इसलिए मेरी ये इनडायरेक्ट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम मैंने यहाँ पर ले ली 600 से, ये मेरे यहाँ पर आ गए। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे अकाउंट्स जो मेरे पास मेरे ट्रायल बैलेंस में थे वो मैंने अकाउंट फॉर कर लिए हैं, अपने सारे फॉर्मेट में लिख लिए हैं। अच्छा, इसमें ना मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक आया है ना ओपनिंग स्टॉक आया है। और ये मतलब एक कंप्लीट क्वेश्चन नहीं था, इसमें सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन जो जो चीज़ें दी हुई थी उसके मुताबिक जहाँ जहाँ पे वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आनी चाहिए थी वो मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं। खैर, जो चीज़ें नहीं है वो नहीं है अब इस क्वेश्चन में, तो मैं इसी से ही आपको क्वेश्चन को मुकम्मल करके दिखा दूंगा। बैलेंस शीट हमारी बराबर आएगी, वो आपने फिक्र नहीं करनी। तो इस साइड का मैंने सम किया तो मेरे पास आया ये 13,200। इस साइड का सम होना तो चाहिए था कुछ ना कुछ, लेकिन नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नहीं आया, तो मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस साइड का जो सम आपके पास यहाँ पर चीज़ें रेवेन्यू सेल करने के बाद जो इस साइड का सम आपका सारा का सारा ही आपका ये प्रॉफिट हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में अगर कोई परचेजेस या कोई होती ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, तो हम उससे कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लेते और वो वैल्यू यहाँ पर आ जाती। लेकिन अब वो आपके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में उसने एंट्रीज ही वो सारी दी थी कि वो उसमें अकाउंट क्रिएट ही नहीं हुए। तो यहाँ पर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था आप लेजर में दोनों साइड्स का टोटल करते हैं। डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को लेस करते हैं, क्रेडिट में से डेबिट को लेस करते हैं, तो जो भी आपका बैलेंस निकलता है ना वो आप छोटी साइड पे, यानी जिस साइड का बैलेंस होता है उसकी ऑपोजिट साइड पे लिखते हैं। तो ये बैलेंस जो निकला है क्रेडिट में से डेबिट की सारी चीज़ों को लेस करने के बाद वो निकलेगा 3200 ही। तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मैं कहता हूँ कि कैरी फॉरवर्ड ये मैंने लेकर जाना है अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आगे लेकर जाना है। सॉरी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट जो मैंने बना लिया ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आगे लेकर जाना है। तो यहाँ तक था मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, इसको मैं लगा देता हूँ बॉर्डर्स। ये मेरा था ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ तक। अब मैंने यहाँ से इस बैलेंस को उठा के लेके जाना है, अगर मेरा प्रॉफिट है तो मैं इसको यहाँ पर क्रेडिट साइड पर लेके जाऊंगा क्योंकि ये क्रेडिट साइड का बैलेंस था।
तो ये आ गया मेरा। नेक्स्ट आगे बैलेंस। फिर इस साइड का भी मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी टोटल कर लूंगा, और इस साइड का भी मैं टोटल कर लूंगा। तो मेरी डेबिट साइड छोटी है मेरी क्रेडिट साइड से, यहाँ पर मुझे एक और रो चाहिए होगी। तो देखा मैंने ये कि मेरी डेबिट साइड छोटी है क्रेडिट साइड से, तो इसका मतलब है क्रेडिट में से बड़ी में से छोटी माइनस करते हैं हमेशा। तो जो मेरी क्रेडिट साइड का टोटल आया है उसको मैं माइनस कर दूंगा जितना भी मेरा सम है डेबिट साइड का उसमें से। तो मेरे पास यहाँ पर बैलेंस निकल आएगा। ये एक बैलेंसिंग फिगर है। यहाँ पर ये निकलेगा, इसको हम कहते हैं प्रॉफिट। वहां पर हमने क्या कहा था, ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट, के बाकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करने के बाद भी हमें फायदा हुआ है। तो ये हमारा निकल आया है नेट प्रॉफिट का बैलेंस। और ये अकाउंट भी आपस दोनों में बराबर होने चाहिए। तो आपने देखा कि ये हमने अपना प्रॉफिट की फिगर निकाल ली। अब इस प्रॉफिट की फिगर को असल में ये टोटल प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जैसा आपको बता रहा हूँ कि ये प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इसका आना चाहिए था ये दोनों चीज़ें। ठीक है, क्योंकि ये सारा टोटल इसका था, ये मैंने टोटल के लिए रखा था। तो प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें सारी यहाँ पर आती हैं। यहाँ चलो यहाँ पर कर लेते हैं इसको। तो इसको भी मैं ड्रैग करके इधर ले आऊंगा। तो ये हमारा प्रॉफिट था। ये हमारी क्रेडिट साइड थी, ये हमारी डेबिट साइड थी। क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा था, डेबिट साइड की चीज़ें कम थी, तो उसमें से जब हमने बैलेंस निकाला तो हमारा प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट को मैं लेकर जाता हूँ अपने इस प्रॉफिट को मैं लेकर जाता हूँ अपने कैपिटल इक्विटी अकाउंट, इक्विटी साइड पे। इक्विटी साइड पे नॉर्मली ये हो रहा होता है कि आपकी जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है ना, उसमें से अगर वो कोई ड्राइंग्स लेता है तो उसके कैपिटल में कमी हो जाती है, और अगर उसको तो ड्यूरिंग द पीरियड प्रॉफिट होता है तो उसके कैपिटल में इजाफा हो जाता है। तो अगर तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा जो कि मुझे हुआ है, तो मैं इसमें अपने प्रॉफिट को ऐड कर दूंगा। ओके। और ये यहाँ पर मेरे पास जो इसका नेट बैलेंस आ जाएगा अपने इक्विटी का जो नेट बैलेंस आ जाएगा, नेट इक्विटी जो मेरे पास निकलेगी या नेट वर्थ निकलेगी या नेट एसेट्स जो मेरे निकलेंगे, वो मेरे निकलेंगे इस अमाउंट के। तो इसके बाद बाकी चीजें मैंने सारी यहाँ पर लिख दी हुई थी। ठीक है। ये मेरी टोटल था इक्विटी और लाइबिलिटी साइड का, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड का टोटल। और ये मेरा टोटल था एसेट साइड का, टोटल एसेट्स, जिनको कि आपस में मस्ट मस्ट इक्वल होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 50 का डिफरेंस आ रहा है। वो किस वजह से आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई एसेट नहीं था मेरे पास, उसमें से मैंने डेप्रिसिएशन लेस करनी थी, तो फिर मेरे पास नेट एसेट्स आने थे, जो मेरे फिक्स एसेट्स थे उसकी वैल्यू आनी थी। क्योंकि अब मेरे पास एसेट तो कोई है नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास फिक्स एसेट्स थे जीरो के। तो यहाँ पर जब मैं उसका नेट बैलेंस निकालूंगा तो वो मेरे पास निकलेगा -50 ही। और जब मैंने इसको एंटर किया तो मेरी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स इक्वल हो गई और मेरा डिफरेंस जो है वो जीरो हो गया। तो ये था हमारा आज का काम, जो कि हमने सीखा बनाना एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इसमें आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी या मुश्किल है, अभी इसमें मैं आपको एक सवाल और करके दिखाऊंगा जो कि एक कंप्लीट क्वेश्चन होगा। लेकिन उसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चन में जो कि आप खुद करते हैं कोई डिफिकल्टी आ रही हो, तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें। मैं उसको सोल्यूशन आपको बना के समझा के बना के आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।